Assalamu alaikum. Today our topic is friction. Question is, what is friction? Discuss in detail static and kinetic or dynamic friction. सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर लेते हैं. फ्रिक्शन इज़ अ रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज़ व्हेन टू बॉडीज़ आर एट रेस्ट आर इन रिलेटिव मोशन. इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन. फ्रिक्शन दो ऑब्जेक्ट्स, दो बॉडीज़ जब आपस में इन कांटेक्ट होते हैं उस सूरत में एक फ़ोर्स वजूद में आती है, रेजिस्टिव फोर्स, जो उसकी मोशन के मोशन के अपोजिट रिएक्ट करती है. उसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं. इसकी टू टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन. आगे जाकर उसको डिस्कस करते हैं. पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पे बात कर लेते हैं. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि रेजिस्टिव फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट हों, रिलेटिव मोशन दोनों के बिटवीन ना हो, उस सूरत में भी उन दोनों के बिटवीन एक फ्रिक्शनल एक रेजिस्टिव फोर्स होती है. उसका नाम होता है, उसे हम कहते हैं कि वो स्टैटिक फोर्स है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लाज हैं. आगे जाकर पढ़ते हैं. डिफाइन इसको कैसे करेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस विच आर एट रेस्ट. स्टैटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस ओबेज दीज थ्री लाज. ये तीन लाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शन होल्ड करती है. पहली बात ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग. इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी. इसकी ये प्रॉपर्टीज़ में भी आ जाता है, फीचर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाता है, लाज ओबे बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तीनों चीज़ें वो आपसे पूछ सकता है. तो आप कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग. व्हाट इज़ इट्स मीन. इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पलीफाई करता हूँ. मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक सरफेस ऑफ ग्राउंड है. ये इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है इस तरह से. ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगी सरफेस ऑफ ग्राउंड और बॉटम सरफेस ऑफ वुडन बॉक्स. होगा क्या, लेट अस सपोज आप फोर्स अप्लाई करते हैं इसको यहाँ से एक्सेलरेट करवाने के लिए, विच इज़ F. और आप देखते हैं और आप कहते हैं कि ये जो फोर्स है, लेट अस सपोज ये 50 न्यूटन की है और ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो रहा, अपनी ही जगह पे कायम है. अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma. यहाँ से एक्सेलरेशन देखना हो तो एक्सेलरेशन विल इक्वल टू F ओवर m. ये जो अप्लाइड फोर्स है ये नेट फोर्स है यहाँ पे. अब होता क्या है, जब आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं 50 न्यूटन की, तो उतनी ही फोर्स यहाँ पे कैरिएट हो जाती है इस फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में. ये इसे आप फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम देते हैं. नेट फोर्स, जितनी फोर्स आप अप्लाई करते हैं 50 न्यूटन की, उतनी ही 50 न्यूटन की फोर्स उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे क्रिएट हो जाती है. तो नेट फोर्स आपकी ज़ीरो आ जाती है. तभी तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट नहीं करता, तभी तो इसमें मोशन नहीं आती, एक्सेलरेशन उसमें ज़ीरो होता है. आप फोर्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं. आप क्या करते हैं, आप फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को 100 न्यूटन तक लेके जाते हैं और आप ये देखते हैं कि उस सूरत में भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होता, उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता. अब जाहिर सी बात है, क्या होना चाहिए, जितनी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जानी है, यहाँ पे क्रिएट हो जानी है 100 न्यूटन की, ताकि नेट फोर्स ज़ीरो है. क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ज़ीरो लेके आना है. ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा, ये आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं. और एक्सेलरेशन ज़ीरो का मीन ये है कि उस पर अमल करने वाले नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं. नेट फोर्स ज़ीरो है. वो क्यों, कैसे ज़ीरो है, जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही फोर्स जो है वो क्रिएट हो जाती है, जिसको आप फोर्स ऑफ
स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इस सूरत में भी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो मतलब ये हुआ कि 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तब यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन बनी। आपने 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी तो यहाँ पे फोर्स भी 100 न्यूटन के क्रिएट हो जाएगी। सो वी कॉल स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। इसकी एक और एग्जांपल है, आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं टेंशन से। टेंशन भी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। मीन ये है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग इस रिजिड बीम से बांधी हुई है, ठीक है, आप ये इस तरह से आप इसको यहाँ से पकड़ के खींचती हैं नीचे की तरफ 50 न्यूटन की फोर्स से, और ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ नहीं आती। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल्स उसके आपस में जुड़े हुए हैं। तो जितना आप फोर्स नीचे अप्लाई करते हैं उतनी टेंशन क्रिएट हो जाती है इसमें 50 न्यूटन की। तभी तो ये स्ट्रिंग एट रेस्ट है, वर्टिकली ट्रैवल नहीं करती, नीचे मूव नहीं करती। आप फोर्स को बढ़ा के 150 न्यूटन कर देते हैं, तब भी स्ट्रिंग उसी जगह मौजूद है। इसका मतलब है कि नेट फोर्स अगेन ज़ीरो है। और वो कब ज़ीरो होगी? जब जितनी फोर्स आपने यहाँ अप्लाई की है उतनी फोर्स यहाँ क्रिएट हो जाएगी। और ये टेंशन है, और टेंशन भी सेल्फ एडजस्टिंग होती है, अपने आप को एडजस्ट करती है सिनेरियो के हिसाब से। सेकेंडली, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड लॉ, सेकंड फीचर, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक फोर्स क्या है कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होती है। इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? आप सपोज करते हैं कि ये आपके पास ग्राउंड है, सरफेस ऑफ ग्राउंड, इसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। ये इसका जो मैस है वो 10 किलोग्राम है। जाहिर सी बात है, अगर इसका मैस 10 किलोग्राम है तो इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा वो होगा 100 न्यूटन। चूँकि ऑब्जेक्ट बॉक्स एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल मोशन, तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स भी अप्लाई हो रही होगी जो कि इसके इक्वल होगी, वो भी 100 न्यूटन होगी। ये आप क्या करते हैं अब इस सूरत में, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करने के लिए, यहाँ से इसको मूव करवाने के लिए आपको फोर्स चाहिए, जिसे आप फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेट अस सपोज वो 200 न्यूटन है। 200 न्यूटन पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये ट्रैवल करना शुरू कर देती है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को आप ओवरकम कर लेते हैं। अब होगा क्या, आपने बढ़ा देना है इसके मैस को, आपने इस बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स रख देना है, ये इस तरह से। अब इसका मैस आप कहते हैं कि 330 किलोग्राम वो इसका हो चुका है मैस। तो इसका जो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा वो 300 न्यूटन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर उसका वेट बढ़ा तो नॉर्मल फोर्स भी बढ़ जानी है, 300 न्यूटन पर चली जानी है। अब चूँकि ऑब्जेक्ट हैवी हो गया तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस करने के लिए 200 न्यूटन की फोर्स नहीं चाहिए होगी, बल्कि ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए ऑब्जेक्ट हैवी हो जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप इसका वेट बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे वेट बढ़ने से यानी इसका नॉर्मल फोर्स भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों एक्शन और रिएक्शन हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे इसका वेट बढ़ेगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट हैवी होगा, वैसे वैसे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ करेगी। तो मैथमेटिकली आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि Fs, मैथमेटिकली आप लिखते हैं स्टैटिक फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, Fs इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये आपकी बुक में फार्मूला मौजूद है। आप इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो म्यू एस लगाते हैं साथ में n। व्हाट इज़ म्यू एस? दिस इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू Fs ओवर n। यहाँ पे मैंने लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल, फिनिशिंग ऑफ द मटीरियल एंड फिनिशिंग ऑफ द मटीरियल। तीसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है
कि स्टैटिक फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। एक सरफेस का दूसरी सरफेस के साथ कितना एरिया जुड़ा हुआ है, कितना इन कांटेक्ट हैं दोनों सरफेसेस के एरियाज़, इस पे डिपेंड नहीं करती आपकी स्टैटिक फोर्स, बल्कि वो नॉर्मल फोर्स पे हम पढ़ चुके हैं पीछे। Fs इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नॉर्मल फोर्स के डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब एरिया ऑफ कांटेक्ट के इंडिपेंडेंट कैसे होती है, इसके लिए भी एक एग्जांपल बताना ज़रूरी समझूंगा मैं आपको। कुछ इस तरह से, ये एक सरफेस ऑफ टेबल कह लें, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यूँ, इसका 10 किलोग्राम मैस है, तो वेट इसका होगा 100 न्यूटन, उतनी ही नॉर्मल फोर्स होगी, और इस नॉर्मल फोर्स के हिसाब से स्टैटिक फोर्स बनेगी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी 100 न्यूटन। अब इसको आपने वेरी करना है तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करेगी। समझना बात, नॉर्मल फोर्स चेंज होगी, दूसरे लफ्ज़ों में वेट चेंज होगा, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन चेंज होनी है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले पॉइंट में कि Fs प्रोपोर्शनल टू n। अब होगा क्या, मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को, इसका बॉक्स का एरिया थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा कर लेता हूँ, मैं यूँ करता हूँ इस तरह से, यूँ। अब दोनों सरफेसेस, एक ये वाली सरफेस ऑफ टेबल, और दूसरी ये वाली सरफेस ऑफ बॉक्स, जो कि इन कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ टेबल है। अब देख रहे हैं कि एरिया बढ़ गया दोनों का, लेकिन चूंकि इसका मैस उतना ही था, मैस मैंने उतना ही लिया है, सिर्फ उसको मैंने एरिया को ज़्यादा कर दिया, 10 किलोग्राम ही रहा है, तो नॉर्मल फोर्स तब भी 100 न्यूटन ही होगी। तो एरिया बढ़ाते चले जाएं और बढ़ा दें, मैस इतना ही रखें, वेट उतना ही रहेगा, तब आपकी जो स्टैटिक फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट होगी। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, उसकी डेफिनेशन पूछता है, तो आपने बताना है कि रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल फोर्स इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, लुब्रिकेशन में भी समटाइम्स डिपेंड कर रहा होता है, जिसे आप फिनिशिंग ऑफ द मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आप सेकंड टाइप ऑफ फ्रिक्शन, जिसे आप काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहीं पे आप उसको एडजस्ट कर लें कि डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सर्फेसिस विच आर इन रिलेटिव मोशन, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। यहाँ पे मैं लिखूँगा काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट बिटवीन सर्फेसिस which are in relative motion, is called kinetic friction. Maximum force of kinetic friction बिटवीन टू सर्फेसिस ओबेज दीज टू लाज। इसमें आप इस लॉ को ख़त्म कर देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ सेल्फ एडजस्टिंग को आप ख़त्म करते हैं। फर्स्ट लॉ आपका ये बनता है और सेकंड ये बनता है। आप कहते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को आप डिफाइन करते हैं, आप लिखते हैं एफ के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एफ के इज़ इक्वल टू म्यू के इंटू एन, एंड यहाँ से आप म्यू के निकाल लेते हैं, इज़ इक्वल टू एफ के ओवर एन। दिस इज़ कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नॉर्मली ग्रेटर दैन फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। इसकी काज क्या है, ऐसा क्यों होता है? ये बुक्स में आप पढ़ेंगे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर दैन सम टाइम इक्वल टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा क्यों होता है? स्टैटिक फोर्स काइनेटिक फोर्स से ज़्यादा क्यों होती है? दूसरे लफ्ज़ों में
जब दो ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट होते हैं, अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन कांटेक्ट हों तो उस सूरत में जो फ्रिक्शनल फोर्स बनती है वो ग्रेटर होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर केस। अदर केस क्या है, जब दो सरफेसेस इन रिलेटिव मोशन होती हैं, दोनों में से कोई एक मूव कर रहा होता है या दोनों मूव कर रहे होते हैं, उस सूरत में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आती है उसे हम Fk कहते हैं, वो इससे कम होती है। वजह उसकी क्या है, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं ये एग्जांपल्स पीछे दे रहा हूँ इस तरह से कि ये एक सरफेस है, सरफेस ऑफ ग्राउंड, सरफेस ऑफ टेबल कह लें, दूसरा ये ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो ये जो नीचे वाली सरफेस ऑफ ग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन होती नहीं जैसे यहाँ पे दिख रही है। उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम कुछ इस तरह से जुड़े होते हैं, यूँ पड़े होते हैं, इस तरह से पड़े होते हैं, रफ से पड़े होते हैं, यूँ इस तरह से। जबकि जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बॉक्स ऊपर रखा है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से, ये उसके भी मॉलिक्यूल्स रफ से होते हैं, यूँ इस तरह से। ये एक सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर, नीचे सरफेस ऑफ ग्राउंड है। अब एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है उस सूरत में ये वाले मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के बिटवीन बॉन्ड बन चुका होता है। बल्कि इससे पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं, फिर इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। हम ये कहते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होता है, दोनों के बिटवीन रिलेटिव मोशन होती है। अब रिलेटिव मोशन तभी हो सकती है जब ये मॉलिक्यूल ऊपर वाली सरफेस के स्लाइड करके थोड़े से ऊपर चले जाएं या फिर ये थोड़ा नीचे आ जाएं। ये कौन ऊपर जाता है, ये वापस ये नीचे आते हैं, ये केमिस्ट्री ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। हम ये सपोज करते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए हैं, ये मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए हैं, उस सूरत में सरफेस प्लेन हो जाती है, इन मॉलिक्यूल्स को गुजरना आसान होता है। डायनामिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक फ्रिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और बॉन्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड बनते रहते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर स्लाइड करते हैं, ट्रैवल करते चले जाते हैं, तो केमिकल बॉन्ड्स टूटते चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी आती चली जाती है। इस सूरत में हम कहते हैं कि जो Fk है वो लेस दैन Fs है। जबकि Fs में फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके साथ, इनके दरमियान जो खाली जगह हैं उनके दरमियान दाखिल हो चुके होते हैं, एक दूसरे के बिटवीन, एक दूसरे में बिल्कुल जोड़ चुके होते हैं एक दूसरे के साथ, और केमिकल बॉन्डिंग भी एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, टूटती नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट होते हैं। और इस वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन जो बनती है उस सूरत में वो ग्रेटर दैन Fk होती है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं कि μs, इसी सूरत में फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो आप लिख सकते हैं कि μs, फोर्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू μk, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बाकी इंशाल्लाह कल। थैंक यू।